Hello friends, welcome to Swami Vivekanand Institute. So in this session we will discuss about coral reef कि ब्लीचिंग कैसे होती है कोरल रीफ की। ये जो टॉपिक है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से बहुत सारे एग्जाम्स में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पेपर 1 में जो पीपल एनवायरमेंट का यूनिट है उससे ये टॉपिक है और ये वाले टॉपिक से बहुत सारे जो इन्वायरमेंटल साइंस का स्टूडेंट है, ठीक है, या फिर बायोटेक्नोलॉजी का स्टूडेंट है, माइक्रोबायो है, उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं। इससे पहले हमने डिस्कस किया है ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, कौन कौन से फैक्टर्स ग्लोबल वार्मिंग को अफेक्ट करते हैं, कौन कौन से लॉज हैं यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग से जो रिलेट करते हैं, कौन कौन से यहाँ पर आपके रेगुलेशंस आए थे कि कैसे हम ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल कर सकते हैं, उन सभी के बारे में भी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। अब हम डिस्कस यहाँ पर करेंगे ब्लीचिंग ऑफ कोरल रीफ। कोरल रीफ का मतलब क्या होता है? देखो, आपने कोरल रीफ को देखा होगा। कोरल रीफ जो है वो कहाँ पे मिलती है? कोरल रीफ मिलती है अंडर द वाटर। आपने सी वाटर में देखा होगा, एकदम नीचे जो ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है ना, दिस इज द कोरल रीफ। कोरल रीफ का क्या मतलब होता है? इट इज द collection of biological communities forming one of the most diverse ecosystem of the world। यहाँ पर जो मरीन इकोसिस्टम होता है उसमें जो एकदम नीचे सेटल होती है ना, नीचे आपने देखा होगा ऐसे, इनको हम यहाँ पर कोरल रीफ बोलते हैं। ये जो कोरल रीफ होते हैं इसकी ब्लीचिंग का क्या मतलब है? इसकी सबसे पहले ये पढ़िए कि कोरल रीफ क्या करती है, किस वजह से यहाँ पे कोरल इंपॉर्टेंट होती है इन द मरीन इकोसिस्टम। सबसे पहले क्या करती है? दे प्रोवाइड हैबिटेट फॉर अ वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये क्या करती है? बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को हैबिटेट प्रोवाइड करती है। भाई यहाँ पर बहुत सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है यहाँ पर क्या है, वो रहते हैं, ठीक है, इस कोरल रीफ में। सेकेंड, ये क्या करती है? दे प्रिवेंट इरोजन ऑफ द सॉइल ऑन द बीचेस। जो बीचेस पे सॉइल इरोजन होता है वो उसको नहीं होने देते हैं। सॉइल इरोजन का मतलब क्या होता है? यहाँ पर जब भी टॉप लेयर जो रिमूव हो जाती है दैट इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। सॉइल की टॉप मोस्ट लेयर को रिमूव होना उसको हम क्या बोलते हैं? सॉइल इरोजन बोलते हैं। तो जो कोरल रीफ है ये क्या करती है? सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करती है। तो सॉइल इरोजन को अगर हम बात करें तो सॉइल इरोजन है क्या? काफी बार सॉइल इरोजन से भी क्वेश्चन पूछ ले जाता है। तो द रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ द सॉइल, इसको हम क्या बोलते हैं? सॉइल इरोजन बोलते हैं। रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल, इसको हम क्या बोलते हैं? सॉइल इरोजन बोलते हैं। तो यहाँ पर कोरल रीफ की ब्लीचिंग कैसे होती है? पहले हमने कुछ फीचर्स पढ़े। फीचर्स क्या पढ़े हैं? सबसे पहला जो कोरल रीफ होती है वो क्या करती है? एक हैबिटेट प्रोवाइड करती है जितने भी यहाँ पे ऑर्गेनिज्म रहते हैं। दूसरा, ये सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करती है। जो भी बीच होते हैं वहां पे सॉइल इरोजन नहीं होने देती, मतलब मिट्टी का कटाव वहां पर नहीं होता। सॉइल इरोजन इज मिट्टी का कटाव। जो टॉप लेयर है सॉइल की वो यहाँ पर रिमूव नहीं होती है। थर्ड, ये कार्बन सिंक की तरह फंक्शन करती है। कार्बन सिंक का मतलब क्या है? CO2 की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है, ठीक है। CO2 की एब्जॉर्प्शन में क्या हेल्प, कौन हेल्प करता है यहाँ पर? कार्बन सिंक। तो यहाँ पर क्या है? ये कार्बन सिंक को क्या करती है? मेंटेन करती है। जैसे मतलब CO2 को क्या करती है? एब्जॉर्ब यहाँ पर ये करती है। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ कोरल रीफ। ये सारा कोरल रीफ का क्या है? बेसिक फंक्शन है, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि कोरल रीफ की ब्लीचिंग कैसे होती है। कोरल रीफ कहाँ मिलती है? ये मिलती है हमें ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में, ठीक है, जहां पे बिल्कुल अंदर कोस्टल एरिया के बिल्कुल अंदर डीप में ये मिलती है। ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में जहां पे यहाँ पे लाइट जो है वो पेनिट्रेट अंदर कर जाती है। तो यहाँ पे कोरल रीफ का फंक्शन क्या है? ये स्मॉल फिश पे फीड करती है, ठीक है, और कॉलोनीज में रहती है जहां पर हर एक कोरल को हम क्या बोलते हैं? एक पॉलिप बोलते हैं, ठीक है। पॉलिप क्या होती है? कोरल लीफ जो उनके लिए खाना क्या होता है? स्मॉल फिश, ठीक है। और हर एक कोरल जब एक साथ मिलकर रहती है उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलिप बोलते हैं। इसलिए इसका क्या होता है? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है एल्गी के साथ। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है? यहाँ पे दोनों को ही म्यूचुअल बेनिफिट मिलता है। यहाँ पर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है? भाई उनको कोरल रीफ को खाना भी मिल रहा है और एल्गी को क्या मिल रहा है? उनका एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी यहाँ पर मिल रहा है। मतलब एक सिम्बायोटिक में एक म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है। इसका मतलब दोनों को ही एक दूसरे से फायदा होना, ठीक है। म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है जिसको हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोलते हैं। दोनों को एक दूसरे से क्या होता है? फायदा यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर क्या मिल रहा है? कोरल रीफ किस पे फीड करती है? स्मॉल फिश पे, कॉलोनीज के साथ बना के रहती है और हर एक कोरल क्या बनाती है? एक पॉलिप बनाता है, ठीक है। द इंक्रीज इन सी टेम्परेचर, सैलिनिटी ऑफ वाटर, इंक्रीज यूवी रेडिएशन एंड सो ऑन विच रिजल्ट इन डिक्रीज फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी एंड दस इन टर्न लीड टू द लॉस ऑफ एल्गे। अब देखो यहाँ पर ब्लीचिंग कैसे हो रही है। अब ब्लीचिंग कैसे होगी? अगर समुद्र का टेम्परेचर बढ़ गया है, ठीक है, उसका सी टेम्परेचर बढ़ गया है, वाटर की
नमक, जैसे नमक ज्यादा न हो गया है, ठीक है, सैलिनिटी बढ़ गई है या फिर यूवी रेडिएशन इंक्रीज हो गई है, उसकी वजह से क्या होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या जरूरी है, सनलाइट, ठीक है, ग्रीन पिगमेंट बनाता है। तो इसकी वजह से क्या होगा, जब यहाँ पर सी का टेम्परेचर बढ़ गया है, नमक ज्यादा बढ़ गया है, पानी में सैलिनिटी इंक्रीज हो गई है, यूवी रेडिएशन बहुत ज्यादा आ रही है सी वाटर में, तो उससे क्या होगा, फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से जो कलर है वो सारा ब्लीच हो जाएगा। अल्टीमेटली क्या होगा, रीफ डेड हो जाएगी, उनका कलर खत्म हो जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग बोलते हैं। ब्लीचिंग का मतलब ही क्या होता है, जैसे हम कपड़े पे ब्लीच करते हैं ना, उसमें क्या होता है, जो कलर वाला कपड़ा है, अगर आप उसको व्हाइट प्योर कलर आपको चाहिए तो उसमें ब्लीचिंग कर दो। ब्लीचिंग का मतलब कलर निकलना। बेसिक क्या है, अगर मैं लेमैन लैंग्वेज में बात करूं तो ब्लीचिंग इज कलर उसका निकलना। तो कोराल रीफ में क्या होता है, यहाँ पर ब्लीचिंग होने लगती है। और ब्लीचिंग कैसे होती है, जब यहाँ पर फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन पिगमेंट ऑफ द लीव्स। तो यहाँ पे फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी नहीं होती है, फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी क्या है, खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से जो कोराल रीफ है उनका कलर ब्लीच आउट हो जाता है और वो कलरलेस हो जाती है, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग ऑफ द कोराल रीफ। तो कोराल रीफ क्या करती है, एक हैबिटेट प्रोवाइड होता है बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के लिए, दूसरा सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करती है, कार्बन को क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। लेकिन अब देखो कार्बन को एब्जॉर्ब कर रही है, बट स्टिल यहाँ पर जब सी टेम्परेचर बढ़ता है, समुद्र का टेम्परेचर बढ़ गया, सैलिनिटी बहुत ज्यादा पानी में बढ़ गई, यूवी रेडिएशंस आ रही है, तो उससे क्या होगा, फोटोसिंथेसिस तो होगी नहीं, क्योंकि सनलाइट तो वहां पे रिफ्लेक्ट नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से जो कलर है कोराल रीफ का वो सारा ब्लीच आउट हो जाएगा और अल्टीमेटली वहां पे जो कोराल रीफ्स रहती हैं वो सारी मर जाएंगी, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कोराल ब्लीचिंग। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं रन अवे क्लाइमेट चेंजेस एंड टिपिंग पॉइंट। अब रन अवे क्लाइमेट और टिपिंग पॉइंट क्या होता है, रन अवे क्लाइमेट चेंज कब होता है, what happens when global warming becomes self sustaining and beyond control of the human beings। रनवे क्लाइमेट का मतलब होता है जब ग्लोबल वार्मिंग को एक ह्यूमन बीइंग कंट्रोल नहीं कर सकता, उसको हम क्या बोलते हैं, रनवे बोलते हैं, ठीक है। रनवे में क्या होगा, क्योंकि रनवे का मतलब क्या होता है, यहाँ पर जब भी ह्यूमन बींग्स जो है वो उनको ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। अब जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल थी वो क्या थी, यहाँ पर ह्यूमन एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज, है ना। एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज भी तो रिस्पॉन्सिबल है ना फॉर द ग्लोबल वार्मिंग। तो जब हम उन एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, या फिर ग्लोबल वार्मिंग जो है सेल्फ सस्टेनिंग बन गई है और ह्यूमन बींग्स उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रन अवे क्लाइमेट बोलते हैं। जिसकी वजह से क्या होगा, अगर हम ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा नॉर्मल इकोसिस्टम है वो भी यहाँ पर डिस्टर्ब हो जाएगा और क्लाइमेट चेंज भी यहाँ पर हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ, सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर बात करूं इसकी रनअवे की, तो रनअवे क्लाइमेट में क्या होगा, इन्वायरमेंट जब अगर ग्लोबल वार्मिंग होगी, सपोज करो ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पर इन्वायरमेंट जो है वो CO2 को कम एब्जॉर्ब करेगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। इन्वायरमेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा और सारी चीजें अनबैलेंस हो जाएंगी, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, इन्वायरमेंट जो है क्या एब्जॉर्ब करेगा, कम CO2 को यहाँ पर एब्जॉर्ब करेगा। कितना CO2 एब्जॉर्ब होगा, अबाउट 50% ऑफ आवर करंट एमिशंस आर एब्जॉर्ब बाय द एनवायरनमेंट, दैट इज रफली हाफ ऑफ दैट बाय द ओशन एंड द अदर हाफ बाय द प्लांट ऑन द लैंड। 50% ही जो है, 50% ही क्या होते हैं, एब्जॉर्ब करता है एनवायरनमेंट CO2 को, हाफ कौन करता है, ओशन, और हाफ कहाँ पे एब्जॉर्ब होता है, प्लांट्स में। द अपटेक ऑफ CO2 बाय द एनवायरनमेंट में ऑलरेडी बीन द डिक्लाइन, पहले ही CO2 की अमाउंट क्या जारी है, डिक्लाइन होती जा रही है, और यहाँ पे CO2 कम एब्जॉर्ब हो रहा है ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि पहले ही CO2 क्या है, कम एब्जॉर्ब होता है, क्योंकि आधी CO2 तो यहाँ पर ओशन एब्जॉर्ब कर लेती है और आधी CO2 जो है प्लांट यूटिलाइज कर लेते हैं, इसलिए यहाँ पर ऑलरेडी CO2 का डिक्लाइन चल रहा है और साथ साथ ग्लोबल वार्मिंग की वजह से और ज्यादा क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का एब्जॉर्प्शन इन्वायरमेंट में कम हो रहा है, जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्लाइमेट चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सेकेंड पॉइंट क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट ड्रॉप्स, ठीक है। जो सनलाइट ड्रॉप्स है उनका क्या है, रिफ्लेक्शन, एज स्नो कवर्स इन द फॉर्म ऑफ ग्लेशियर्स आर retreating, means they are shrinking in terms of the geographical extent। यहाँ पर आपने देखा होगा जो ग्लेशियर्स है वो क्या हो रहे हैं, मेल्ट होते जा रहे हैं ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग। डार्कर ग्राउंड्स एंड डार्क वाटर आर एक्सपोज्ड व्हिच एब्जॉर्ब लेस सनलाइट एंड दैट हैज कॉज्ड फर्दर इंक्रीज इन ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। वो क्या कर रहे हैं, सनलाइट को कम एब्जॉर्ब करे, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग जो है वो बढ़ रही है, ठीक है।
तो ये सारी चीजें आती है, ये सारे फैक्टर्स किसको अफेक्ट करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आप इसको रनवे क्लाइमेट बोलो या टिपिंग पॉइंट बोलो, ऐसे पॉइंट जहां पर ह्यूमन बींग्स भी ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से एनवायरमेंट, ओशियन, ग्लेशियर्स, इन सब पे बहुत ज्यादा इफेक्ट जो है वो आ रहा है। अल्टीमेटली क्या हो रहा है, यहाँ पर इकोसिस्टम जो है वो अनबैलेंस, उसमें अनबैलेंसिंग हो रही है, हम इनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, एमिशन ऑफ CO2 एंड मीथेन, जो यहाँ पर CO2 और मीथेन निकल कर आ रहा है। CO2 और मीथेन कहां से निकल के आ रहे हैं, दैट इज एमिटेड फ्रॉम द नेचर। नेचर से जो ये आ रहे हैं, ये कैसे डिस्टर्ब कर रहे हैं, देखो जो नेचर से निकल कर आते हैं वो कैसे डिस्टर्ब करते हैं, सॉइल, फॉरेस्ट, पीट, सीज, organic deposit in permafrost, and methane clathrates all emit some amount of CO2 and methane. As the environment warm, natural emission increases. यहाँ पर क्या है, CO2, मीथेन, जैसे मान लो यहाँ पर आजकल बहुत सारी नई टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, ठीक है, लेकिन नई नई टेक्नोलॉजीज को हम यूज कर रहे हैं, लेकिन हम उस ग्लोबल वार्मिंग को फिर भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो एमिशन है इनका, जो CO2 और जो मीथेन है, इनका एमिशन बहुत ज्यादा होता है। जैसे सॉइल है, फॉरेस्ट है, आपके कॉल्स है, सी है, ठीक है, ऑर्गेनिक डिपॉजिट्स है, इन सब से क्या है, CO2 और मीथेन जो है वो रिलीज होती है। टिपिंग पॉइंट क्या होता है, टिपिंग पॉइंट और जो आपका रनवे क्लाइमेट है, रनवे क्लाइमेट में हम ग्लोबल वार्मिंग को ह्यूमन बीइंग कंट्रोल नहीं कर सकता। टिपिंग पॉइंट क्या है, स्मॉल अमाउंट ऑफ वार्मिंग दैट may set off unstoppable and irreversible changes. The best example is the melting of ice cap. एक मेल्टिंग, जो आपके आइस कैप्स मेल्ट हो रहे हैं, वो क्या है, एक टिपिंग पॉइंट, जिसमें हम क्या करते हैं, छोटी सी, मतलब अगर आप, हमें छोटी सी प्रॉब्लम है तो भी हम उसको क्या कर रहे हैं, सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। छोटी सी अगर प्रॉब्लम है तो वो ह्यूमन बीइंग के कंट्रोल में नहीं है, हम उसको स्टॉप नहीं कर सकते और उसको हम रिवर्स भी नहीं कर सकते, तो इसको हम क्या बोलते हैं, टिपिंग पॉइंट बोलते हैं। Once the temperature goes up by the certain degrees, then all ice caps में melt। ठीक है, अगर मान लो एक हल्का सा टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो उससे क्या होगा, सारे आइस कैप मेल्ट कर जाएंगे, ठीक है, जो कि हमारे कंट्रोल में भी नहीं है। The tipping point in many scientists uses 2 degree rise in temperature। अगर हम 2 डिग्री भी बढ़ाते हैं टेम्परेचर तो उससे क्या होता है, आइस कैप्स मेल्ट हो जाते हैं, जो कि ग्लोबल वार्मिंग यहाँ पर कोज करते हैं। European Union has adopted that as the maximum limit that mankind can risk. Beyond that point, there is a possibility of runaway climate change। अब यहाँ पर ये क्या बोला है, टिपिंग पॉइंट क्या है, एक ऐसा पॉइंट जहां पर अगर हम थोड़ा सा ही टेम्परेचर राइज करते हैं तो वो भी एक ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट करता है, ग्लोबल वार्मिंग उससे भी यहाँ पर बढ़ता है। तो ये दो ऐसे पॉइंट है जो कि ह्यूमन बीइंग से कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। सो ये क्या होता है, यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट है। अब हम बात करते हैं की डेवलपमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग। कौन कौन से यहाँ पर चेंजेस आए थे, अगर हम ईयर वाइज चेक करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं 1824 की। 1824 में क्या हुआ, जीन बैपिट्स, जोसेफ फॉरियर, ठीक है, इन्होंने क्या था, ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहली बार डिस्क्राइब किया था कि अगर हमारी प्लैनेट पे या अर्थ पे ग्रीन हाउस गैसेस नहीं होंगी तो उससे क्या होगा, अर्थ कितना ठंडा हो जाएगा, बाय द 33 डिग्री सेल्सियस। अगर ग्रीन हाउस गैस नहीं होगी तो पूरा अर्थ कैसा हो जाएगा, एकदम ठंडा पड़ जाएगा। When the radiation from the sun enter into the earth atmosphere, they are of short wavelength and when emitted by earth they are of longer wavelength। ठीक है, अगर इन्होंने क्या डिस्क्राइब किया, इन्होंने बोला कि अगर हमारे अर्थ पे ग्रीन हाउस गैसेज नहीं होंगी तो अर्थ कैसा हो जाएगा, एकदम ठंडा पड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जब सन से रेडिएशन आती है वो डायरेक्ट कहाँ एंटर करती है, अर्थ की एटमॉस्फेयर में एंटर करती है, जिनकी यहाँ पे क्या होती है, अलग अलग रेंज होती है, कुछ शॉर्ट वेवलेंथ की होती है और जब वो एमिट करती है अर्थ से तब वो कैसी होती है, लॉन्ग वेवलेंथ की होती है। तो यहाँ पर जो रेज आ रही है, ठीक है, जो आपकी रेज आती है, चाहे वो रेडिएशन है, यूवी रेज है, इंफ्रारेड रेज है, तो वो क्या करती है, जब आती है, जब रेडिएशन सन से कहाँ पे आती है, अर्थ में आती है, तो वो शॉर्ट वेवलेंथ की होती है, लेकिन जब वो रिफ्लेक्ट बैक करती है तो वो कैसी हो जाती है, लॉन्ग वेवलेंथ की हो जाती है। और जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं वो उन रेडिएशंस को अलाउ नहीं करता है कि वो दैट एस्केप इनटू द आउटर एटमॉस्फेयर, इसलिए वो क्या होती है, दे आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ, इसलिए वो दोबारा से ही अर्थ की तरफ क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से अर्थ क्या होता है, अर्थ में हीटिंग होती है। तो अगर GHGs नहीं होंगी तो यहाँ पे हमारा अर्थ कैसा हो जाएगा, एकदम ठंडा पड़ जाएगा, क्योंकि जो रेडिएशन आती है ना सन से वो कहाँ जाती है, अर्थ एटमॉस्फेयर में, है ना। तो वो क्या होती है, जब कौन से शॉर्ट वेवलेंथ की होती है और जब एमिट होती है अर्थ से वो लॉन्ग वेवलेंथ की होती है। लेकिन अगर यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेस प्रेजेंट है
तो वो क्या करेंगी, उन रेडिएशंस को एस्केप कर लेती हैं आउटर एटमॉस्फेयर में, जिसकी वजह से दोबारा से वो अर्थ में ही रिफ्लेक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर अर्थ में क्या होती है, हीटिंग होती है। ये किसने कंसेप्ट दिया था, ये दिया था जीन एंड जोसेफ ने। नेक्स्ट यहाँ पे कंसेप्ट आया था 1896 में। 1896 में क्या कंसेप्ट आया था, उन्होंने फोसिल फ्यूल के बारे में बताया था, है ना। उन्होंने सावंत अरेनियस, उन्होंने क्या बोला कि फोसिल फ्यूल को जब हम बर्न करते हैं, मींस जब फोसिल फ्यूल का हम कंबशन करते हैं, उससे क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। ठीक है भाई, अगर आप फोसिल फ्यूल को जला रहे हो तो उससे क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। ठीक है, ये बात उन्होंने बोली। एज मच एज 25 ऑफ CO2 emission are naturally absorbed by the ocean and another 25 absorbed by the biosphere। उन्होंने बोला कि जो CO2 आती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड आती है, वो नेचुरली एब्जॉर्ब होती है 25% किसके द्वारा, ओशियन के द्वारा, और 25% एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है उसका, बायोस्फीयर में होता है। मतलब यहाँ पर क्या है, जो 50% जो हो रहा है CO2 का एमिशन, वो एक्चुअल में इट इज नॉट एब्जॉर्ब बाय द नेचर, और वो कहाँ हो रहा है, एटमोस्फेयर में एक्यूमुलेट हो रहा है। मतलब भाई 25% तो कहाँ कौन एब्जॉर्ब कर रहा है CO2 को, ओशियन, और 25% कौन कर रहा है, बायोस्फीयर में जितने ट्रीज है, प्लांट है, सोइल है। फिर बाकी का 50% कहाँ गया, बाकी का 50% क्या है, वो नेचर में एक्यूमुलेट हो जाता है। ठीक है, जो कि एब्जॉर्ब नहीं होता है। तो ये किसने कंसेप्ट बताया, 1896 में अरेनियस ने बोला कि जब हम फोसिल फ्यूल को कंबशन करते हैं तो उस फोसिल फ्यूल की कंबशन से ग्लोबल वार्मिंग होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं 1950 की। 1950 में WMO दैट इज वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये सेटअप कहाँ हुआ था, 1950 में ये सेटअप हुआ था। इन्होंने क्या बोला कि यहाँ पर टू प्रमोट इंटरनेशनल एक्सचेंज ऑफ वेदर रिपोर्ट्स एंड अदर वेदर रिलेटेड सर्विसेज। जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, जो डिपार्टमेंट है, 1950 में सेटअप हुआ था जिनीवा में। इन्होंने बोला कि वेदर रिपोर्ट को हम क्या करेंगे, देखेंगे कि वेदर जो है वो कैसे वेरी करता है, कितना ग्लोबल वार्मिंग होने से कैसा वेदर जो है वो चेंज होता है। 1950s और 1960 में क्या हुआ, एरोसोल पोल्यूशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्मोक बोलते हैं। एरोसोल क्या होते हैं, ये आपके एयर में कुछ डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, कुछ आपके डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। तो एरोसोल पोल्यूशन, जिसको हम स्मोक बोलते हैं, 1950-1960 में बहुत ज्यादा यहाँ पर इसका हार्मफुल इफेक्ट देखा गया। हमने आपको एक लंदन स्मोक के बारे में पढ़ाया था 1954 में। लंदन स्मोक किसकी वजह से होता है, यहाँ पर बहुत सारी सिटीज में देखा गया था, है ना, लंदन स्मोक देखा गया था। इसको हम क्या बोलते हैं, एरोसोल पोल्यूशन। मतलब जब डस्ट के पार्टिकल्स जो है, ठीक है, वो सनलाइट से क्या हो जाते हैं, रिफ्लेक्ट होते हैं और एटमॉस्फेयर में रह जाते हैं। ठीक है, तो 90s और 1950 और 1960 में एरोसोल पोल्यूशन देखा गया था, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्मोक पोल्यूशन, जिसकी वजह से लंदन स्मोक की वजह से लोगों की हेल्थ पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा था, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा और जैसे ही स्मोक पार्टिकल्स इनहेल करे लोगों ने, उससे क्या हुआ, बहुत सारे ब्रीदिंग इश्यूज होने लगे। तो यहाँ पर 1950-1960 में लंदन स्मोक देखा था। एक लॉस एंजलिस स्मोक भी था, जिसके बारे में हम ऑलरेडी फर्स्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, लंदन और लॉस एंजलिस स्मोक के बारे में। 1958 में एक कीलिंग कर्व, ठीक है, एक ग्राफ आता है कीलिंग कर्व का, वो ये बताता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में CO2 की कंसंट्रेशन कैसे वेरी कर रही है। एक कीलिंग कर्व बनता है यहाँ पर, उसमें हम CO2 की कंसंट्रेशन देखते हैं कि कैसे CO2 वेरी कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से वो ग्राफ बनता है, जिसमें बेसिकली हमें CO2 की कंसंट्रेशन देखनी होती है कि CO2 जो है वो कितना ज्यादा हमारे एटमॉस्फेयर में है, कितना ज्यादा वो ग्लोबल वार्मिंग कोज कर सकता है। तो हम उसको किसमें दिखाते हैं, उसमें हम कीलिंग कर्व बनाते हैं। 1972 में ठीक है, यूनाइटेड नेशन ने फर्स्ट इनिशिएटिव लिया था। एक UN कॉन्फ्रेंस हुई थी किसके बारे में, ह्यूमन एनवायरनमेंट के बारे में, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टॉकहोम डिक्लेरेशन, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई थी, जो कि स्वीडन में हुई थी 1972 में, जिसमें किस बारे में बात की गई थी, ह्यूमन एनवायरनमेंट के बारे में बात की गई थी कि ह्यूमन एनवायरनमेंट को हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये हुआ था। उसके बाद हम बात करते हैं 1975 में। 1975 में यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग वर्ड आया था 1975 में। वेलेस एस ब्रोकेर ने, ये पर्सन ने, इसने इंट्रोड्यूस किया था ग्लोबल वार्मिंग वर्ड को। 1970
1909 में फर्स्ट वर्ल्ड क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हुई थी जिनीवा में इन 1979। ये किसके लिए थी कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज कैसे हो रहा है उसके बारे में बात की गई थी। 1983 में यहाँ पर इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट वाज सेटअप टू डिस्कस सस्टेनेबल डेवलपमेंट। 1983 में यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात की गई थी, जिसको बाद में क्या नाम दे दिया गया, ब्रूटलैंड कमीशन। इसका क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में, ब्रूटलैंड कमीशन का। 1983 में क्या हुआ था, एक यहाँ पर डिस्कशन हुआ था सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में, जिसका बाद में नाम क्या रखा गया, ब्रूटलैंड कमीशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं 1988 में। 1988 में आईपीसीसी दैट इज इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, जो कि कहां पे सेटअप हुआ था, 1988 में कौन से किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सेटअप किया गया था। इसमें दो थी, एक तो WMO दैट इज वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, और एक थी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ठीक है, इन्होंने बात की थी कि कैसे जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज की वजह से, और ह्यूमन को कैसे रिस्क हो सकता है, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है वो ह्यूमन बॉडी पे कितना अफेक्ट कर सकता है, और यहाँ पर क्या क्या हम इसके सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। भाई ह्यूमन के द्वारा जो एक्टिविटीज हो रही है उनको हम कैसे कम कर सकते हैं, कैसे हम ह्यूमंस की हेल्थ को बचा सकते हैं, और किस तरीके से हम अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस इनके निकाल सकते हैं, जो कि किसके लिए था, आईपीसीसी के अंडर आया था, क्लाइमेट चेंज की रिपोर्ट थी। इस रिपोर्ट ने बोला कि हम क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है उसमें हम लोगों की हेल्थ को कैसे मेंटेन करेंगे, कैसे हम उस रिस्क से बच सकते हैं। तो आईपीसीसी ने क्या किया, आईपीसीसी शेयर द नोबेल पीस प्राइज 2007 विद द फॉर्मर यूएस वाइस प्रेसिडेंट एल गोरे, हु आल्सो रोट द इनकन्वीनियंट ट्रूथ अबाउट क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग। आईपीसीसी ने क्या किया, दे शेयर द नोबेल पीस प्राइज, 2007 में उन्होंने नोबेल पीस प्राइज को शेयर करा, किसके साथ, जो यूएस के वाइस प्रेसिडेंट थे एल गोरे, जिन्होंने क्या लिखा था, इनकन्वीनियंट ट्रूथ लिखा था, किसके बारे में, कि क्लाइमेट चेंज कैसे हो रहा है और ग्लोबल वार्मिंग कैसे हो रही है। नेक्स्ट आया 1992 में। 1992 में क्या हुआ, 1992 में यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूएनएफसीसी। क्वेश्चन आता है आईपीसीसी से, आईपीसीसी की जो रिपोर्ट मैं आपको पढ़ाऊंगी वहां से क्वेश्चन आता है। ठीक है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है यूएनएफसीसी से, दैट इज यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज। ये एक इंटरनेशनल इन्वायरमेंट ट्रीटी था। ट्रीटी का मतलब जो भी आपके कन्वेंशन थे, जो भी आपका डिस्कशन होता है, किस पे डिस्कशन हुआ था, एक कॉन्फ्रेंस किस पे हुई थी, यहाँ पर एनवायरमेंट और ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में। ठीक है, कि हम एनवायरमेंट को कैसे यहाँ पे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जिसको हम 1992 में आपको सभी को पता है अर्थ समिट हुआ था, जो कि कहाँ हुआ था, रियो डी जेनेरियो में हुआ था, जो कि ब्राजील में है, जून 1992 में। जो 1992 में ये हुआ था, जो अर्थ समिट हुआ था, वो उसमें किसके बारे में बात की गई थी, उसमें अगेन बात की गई थी कि हम एनवायरमेंट को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं और ओवरऑल ह्यूमन डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं। जो अर्थ समिट हुई थी उनका ऑब्जेक्टिव क्या था कि हमें जो ग्रीन हाउस गैसेस का कंसंट्रेशन है उनको क्या करना है, स्टेबलाइज करना है। ज्यादा जीएचजीस का एमिशन भी क्या हो सकता है, लोगों के लिए हार्मफुल हो सकता है, इसलिए हमें क्या करना है, जीएचजी के एमिशन को यहाँ पर रोकना है। ठीक है, ये बात की गई थी। और क्या किया गया था, अगर हम जीएचजी की कंसंट्रेशन को यहाँ पर रोक लेंगे तो उससे क्या होगा, जो भी ह्यूमन एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी है जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हम उस पर भी रोक लगा सकते हैं। तो जो अर्थ समिट था, नॉर्मल किस पे बात की गई थी, ह्यूमन इन्वायरमेंट पे, और क्या बोला गया था कि जो जीएचजी कंसंट्रेशन उसको हमें क्या करना है, स्टेबलाइज करना है। ठीक है, इतना स्टेबलाइज करना है कि वो क्या करे, क्लाइमेट चेंज ना करे और ह्यूमन की हेल्थ पे भी इफेक्ट ना आए। तो यूएनएफसीसी वाज ओपन फॉर सिग्नेचर ऑन 9 मई 1992। सिग्नेचर कब हुआ था इसका, 9 में 1992 में हुआ था। ठीक है, आफ्टर हैविंग रिसीव्ड ओवर 50 कंट्री इंस्ट्रूमेंट ऑफ रेटिफिकेशन, इट एंटर्ड इनटू द फोर्स ऑन 21 मार्च 1994। ठीक है, साइन कब हुआ था ये, 21 मार्च 1994 में। और बाय दिसंबर 2009 तक यूएनएफसीसी के कितनी पार्टीज हुई, 192। तो ये अर्थ समिट के बारे में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। इसमें बात की गई थी एजेंडा 21 के बारे में। एजेंडा 21 का मतलब क्या है
इनमें क्या बात की गई, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात की गई थी अर्थ समिट में। इनका आउटकम क्या था कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं, मतलब जो हम रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रहे हैं वो प्रेजेंट में एज वेल एज फ्यूचर में उसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इन्होंने एक ब्लूप्रिंट बनाया कि हम क्या क्या एक्शन लेंगे अपनी एनवायरमेंट को सेव करने के लिए ताकि ह्यूमन पे वो इफेक्ट ना आए। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने डिस्कस किया ईयर वाइज। ये ईयर वाइज ना आपको याद करना है क्योंकि एक तो क्वेश्चन आता है आईपीसीसी से, ठीक है, एक आ गया आपका यूएनएफसीसी से, ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया, और एक आ गया आपका अर्थ समिट से क्वेश्चन की अर्थ समिट कब हुई थी। ठीक है, अर्थ समिट, उसके बाद यहाँ पे ब्रूटलैंड कमीशन क्या था, यहां से क्वेश्चन आता है किसमें हम एजेंडा 21 में क्या बोला गया था, ह्यूमन एनवायरमेंट को सेव करने के लिए बोला गया था। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेंगे स्टूडेंट्स। तो इसी तरीके से आप पढ़िए, ठीक है। इस वीडियो को आप रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देख सकते हो। मैक्सिमम वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।